अब मैं अनुरोध करती हूँ हमारे आज के चीफ गेस्ट माननीय शहरी विकास मंत्री जी से कि कृपया आप स्टेज पर आएं और अपना की नोट हमारे साथ शेयर करें। न्यूज 18 राजस्थान की तरफ से आयोजित आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्माननीय प्रबुद्ध वरिष्ठ नागरिक जन, सबको यथायोग्य नमस्कार। ये एक बहुत सही बात है कि जैसे जैसे आबादी बढ़ी, आम जन का शिक्षा की ओर रुझान बढ़ा, तो गांव ढाणियों से शहरों की ओर प्रस्थान कह दें या पलायन कह दें शुरू हुआ। जब बाहर से लोगों का आवागमन हुआ तो विस्तार की आवश्यकता पड़ी। बढ़ती आबादी के लिए रहवास के लिए मकानों की आवश्यकता पड़ी। व्यापार बढ़ा तो उसके लिए व्यापारिक क्षेत्रों की व्यवस्था की मांग बढ़ी और ऐसे में रियल एस्टेट का कारोबार की शुरुआत हुई। रियल एस्टेट में 3-4 तरह के लोग शामिल हैं। शुरुआत हुई गृह निर्माण सहकारी समितियों के माध्यम से। उसके बाद शुरुआत हुई छोटे स्तर पे गृह निर्माण सहकारी समितियों के माध्यम से खरीदे गए भूखंडों पर निर्माण करने वाले, हम चाहे उनको निर्माणकर्ता कह दें और चाहे ठेकेदार कह दें, मकान बनाना शुरू किया और उनको बेचना शुरू किया। जब से इस विभाग का कार्यभार मेरे पास आया है और मेरा जो अनुभव है, गृह निर्माण सहकारी समितियों के मामले में राजस्थान में हालात बहुत खराब है। मेरे हिसाब से जितनी गृह निर्माण सहकारी समितियां पंजीकृत हैं, मैं 2, 4, 5 के बारे में तो नहीं कह सकता कि वो ढंग से काम कर रही होंगी। बाकी 90% से ज्यादा गृह निर्माण सहकारी समितियों के संबंध में रोज 2, 5, 10 शिकायतें मेरे पास आ रही। जमीन खरीदी, प्लान बनाया, भूखंड सर्जित किए, भूखंड बेचे और जिसने काबिज होकर मकान बना लिया वो तो फायदे में रह गया, लेकिन भूखंड खरीद के वो कहीं दूसरे महानगर में चला गया और 2-4 साल अगर उसने अपने भूखंड की देखरेख नहीं की तो एक के बाद एक उसी भूखंड के पट्टे, अब वो कैसे जारी करते हैं, क्या जारी करते हैं, पट्टे जारी करना शुरू कर दिया। और अब तक मेरे संज्ञान में जितनी शिकायतें आई हैं, 1-2 शिकायत तो ऐसी भी आई हैं कि एक भूखंड के 5-5 जनों को पट्टे जारी कर दिए गए। और जब इसमें मैंने आगे जांच पड़ताल की तो 60% से ज्यादा सहकारी समितियों के पदाधिकारी 5-5 बार मुकदमों में जेल यात्राएं कर चुके हैं और उनको समझाने का, शिकायत आई, बात करने का प्रयास किया तो कहते हैं कि साहब 5 बार जाए, 6ठी बार और जाएंगे। ये किसमें सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी, जो मध्यम और बड़े कॉलोनाइजर्स हैं, उनमें भी बहुत सी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं और मैं ये मानता हूं कि राजस्थान में बहुत कम रियल एस्टेट कह दें चाहे कॉलोनाइजर्स कह दें, ऐसे हैं जो ईमानदारी से अपना धंधा कर रहे हैं। अभी एक बड़े कॉलोनाइजर्स की शिकायत मेरे पास आई थी। किसी व्यक्ति ने उसकी प्रस्तावित बहुमंजिली बिल्डिंग में फ्लैट बुक करवाया, समझौता हो गया कि आपको ये 10 किस्तों में इस प्रकार पैसा देना है। 8 किस्तें उसकी जमा हो गई, 9वीं किस्त डिले हो गई और 10वीं किस्त जमा कराने गया तो 1 लाख कोई हजार की किस्त थी, उस पर 4 लाख कोई हजार की पेनल्टी इम्पोज कर दी। उसके बाद मेरे पास शिकायत आई, मैंने पता किया तो अभी तक उसका प्रोजेक्ट भी अपूर्ण है
और उसकी लास्ट किस्त की अवधि भी गत वर्ष में थी, जब उसको लास्ट किस्त जमा होने के बाद फ्लैट का भौतिक रूप से कब्जा मिल जाना चाहिए था। तो मैं रियल एस्टेट के जितने भी ईमानदार लोग हैं उनसे तो ये अपेक्षा करूंगा कि वो ईमानदारी से काम करते रहें और बेईमान कॉलोनाइजर्स या बेईमान बिल्डर्स के बारे में जो भी उनके तथ्य जानकारी में हो, शिकायत हम तक पहुंचाएं ताकि हम उनके खिलाफ यथोचित कार्रवाई करने में सफलता प्राप्त करें। अब विभाग मेरे पास है तो मैंने सारे अधिकारियों को उसमें लगाया है कि हमारे सारे रूल्स रेगुलेशंस ऐसे बने, इतने सुस्पष्ट हों कि उनमें इफ और बट की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। और दूसरा काम जो मैं करने जा रहा हूं वो ये है कि सारी काम अगर ऑनलाइन हो जाए और समयबद्ध निस्तारण की व्यवस्था उसमें हो जाए। अब ये क्या है, आपको कभी कभी व्यक्ति के फुंसी उठती है, फुंसी उठ के फोड़ा बनता है और फोड़े के बाद क्या बनता है वो है नासूर। नासूर जो बनता है उसके ऊपर चमड़ी सबसे चमकीली होती है ना, और अंदर मवाद भरी रहती है। तो मेरा विभाग वैसे तो चमकीला दिखता है लेकिन उसमें मवाद बहुत भरी हुई है और मैं प्रयास कर रहा हूं कि उसकी सर्जरी करके और उस नासूर को अच्छी तरह से दुरुस्त करके स्वस्थ करूं। अब उसमें कर्मचारी और अधिकारी तो कितना सहयोग करेंगे कितना सहयोग नहीं करेंगे उनसे तो मैं ठीक से निपट लूंगा, लेकिन आप लोगों से भी अपेक्षा करूंगा कि आपके पास भी कोई अच्छे सुझाव हों तो आप निश्चित रूप से हमें भेजिए ताकि हम उनका भी अध्ययन करके और सारे रूल्स रेगुलेशन को ऐसे पारदर्शी तरीके से और बिना किंतु परंतु वाले नियम कायदे बनाने में सफलता प्राप्त कर सके। मैं जो भी जिस क्षेत्र में काम कर रहा है उन सब के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं और उम्मीद करता हूं कि वो पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपने अपने क्षेत्र में अपना नाम रोशन करने में किसी प्रकार की कोर नहीं छोड़ेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर सभी को यथावत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। माननीय जावर सिंह खर्रा जी, आपका बहुत बहुत आभार। आपसे